बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें फील्ड लाइंस की इक्वेशन निकाली थी ना। तो उसमें क्या आया था इक्वेशन आपका आया था x² प्लस y² प्लस 2 के ऐसा कुछ आया था ना, इस तरीके से। तो मैंने बोला था ये सर्कल का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। और सर्कल का इक्वेशन जो होता है वो कैसा होता है? क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। अगर ये क्लोज है तो ये किसकी फील्ड लाइंस होंगी? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की। किसकी होंगी? नॉन कंजर्वेटिव। तो ये होंगी फील्ड लाइन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, है ना बेटा? क्लियर है? अब बच्चों को डाउट ये आया था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछी हैं, नहीं समझे, और बोल दिए कि नॉन कंजर्वेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं। बेटा ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो टाइप का होता है बेटा। एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला होता है और एक होता है आपका मैग्नेटिक वाला। मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज रेस्ट होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और मैंने ये भी बोला था कि रेस्ट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मोशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उनमें डिफरेंस है। एक कंजर्वेटिव होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो ये जो फील्ड ऑफ लाइंस आई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्लोज लूप, ये नॉन कंजर्वेटिव, मतलब ये वही वाली है, मूविंग चार्ज वाली फील्ड्स। कौन सी है? मूविंग चार्ज वाली फील्ड। ठीक है ना? तो ये चीज़ बेटा आप लिख लीजिएगा अगर आपको क्लियर ना हुआ हो। वो इलेक्ट्रिक ये जो फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही हैं फील्ड लाइंस, बट कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव या मूविंग चार्ज वाली, ये बोल सकते हैं आप। क्लियर? ठीक है ना? इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? जैसा कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इस तरीके से। बेटा इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वल, है ना? पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल और सरफेस मतलब सरफेस, मतलब ऐसा सरफेस जिसकी पोटेंशियल क्या हो? हर पॉइंट की इक्वल पोटेंशियल हो। ठीक है ना? इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस मतलब बेटा सब वो सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन जिनका क्या हो? सेम पोटेंशियल हो, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है ना? लोकस ऑफ पॉइंट मतलब होता है बेटा कि बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जिनका पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। तो बेटा अगर कोई प्लेन है तो प्लेन के हर पॉइंट का क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। तो सबका वो पूरा जो पॉइंट का मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा? एक सरफेस बनेगा, उसी को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है तक? यहाँ तक बेटा इसमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है ना? तो आप इसको डेफिनेशन लिख लीजिए, लोकस ऑफ सेम पोटेंशियल, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अब इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, थोड़ा सा है, ठीक है ना? इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी रीजन का जो पोटेंशियल है वो ऐसे वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? ax by, है ना? किसी भी रीजन का बेटा पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है x एंड y के साथ। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि हमें उसका इक्वेशन बताना है, किसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन बताना है, जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो? इसका कांस्टेंट होगा बेटा। तो मैं इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का मुझे इक्वेशन निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ax ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसको आप कांस्टेंट बराबर पुट कर दोगे, क्योंकि पोटेंशियल जिस पॉइंट का बेटा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो वहाँ का आपका क्या हो जाएगा? वही सारे पॉइंट्स मिलकर आपका क्या फॉर्म करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करेंगे। तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इसका इक्वेशन निकालने के, अगर ऐसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो इस पोटेंशियल का इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस निकालना तो आप सिंपली क्या करोगे? ax by इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे पुट कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x by इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? ये जो है ये क्या है? कैसा आएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेटा कैसा शेप होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बेटा किसका इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे? बाई इक्वल टू ए ना होता है बेटा कांस्टेंट अपॉन एक्स, इस तरीके का इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। क्लियर है ना? ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा किसी भी, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और डिस्कस करते हैं। बेटा जैसे मैं एक आपको पोटेंशियल दे रहा हूँ ऐसे करके, v इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। आपका पोटेंशियल जो वो ऐसे वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है बेटा? ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है ना? तो इस पोटेंशियल का आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन अगर लिखना है तो कुछ नहीं बेटा, कोई भी अगर पोटेंशियल दिया है उसको आप कांस्टेंट पुट कर दीजिए, मतलब वो सारे पॉइंट का लोकस आ जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको मैं इसका अगर मुझे निकालना होगा तो क्या कर देंगे? x² प्लस y² प्लस z²
प्लस कांस्टेंट, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कैसा है बेटा, ये किसका इक्वेशन है, ये स्फीयर का है, किसका है, स्फीयर। तो कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा, कैसा आएगा बेटा, स्फेरिकल शेप का होगा ना इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है ना बेटा ये चीज़, तो क्लियर है। अब हम लोग आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। बेटा दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, रीजन सुनिए आप। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट होगा। बेटा हर इक्विपोटेंशियल का अपना कुछ पोटेंशियल होगा जो कि हर पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे V10 इसका लिखने का मतलब है कि यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, मतलब हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं एक और पोटेंशियल सरफेस से कट करके बना देता हूँ, ठीक है ना, ये 20 वोल्ट का है मान लो, है ना बेटा। सेम वोल्ट का नहीं हो सकता, अगर सेम का हो जाएगा तो सेम पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ना। क्लियर है। अगर डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। तो दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये 20 वोल्ट है इसका, तो यहाँ का भी 20 वोल्ट, 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 हर जगह का क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। क्लियर है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो कि दोनों ही सरफेस के लिए क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 10 वोल्ट। कितना आएगा, 10 वोल्ट होगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो इसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है एक पॉइंट के दो पोटेंशियल आ गए, 10 भी और 20 भी। क्या बेटा ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल आपके एग्जिस्ट कर पाए? बेटा नहीं पॉसिबल है, एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट का तो पोटेंशियल अनडिफाइन होगा, डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आप हम क्या 10 माने कि 20 माने या बीच का माने, क्या माने हमें नहीं पता। क्लियर है। तो इसी के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए आपकी दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है एक दूसरे को कट कभी भी नहीं करती हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आया। आपको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो आप लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, उसका रीजन ये है, ठीक है ना, कि एक ही पॉइंट का क्या हो जाएगा, दो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा जो कि अनडिफाइन होगा, इसलिए एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, मैं रीजन आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बेटा पढ़ाया था एक, अगर आपको याद हो कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है ना, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। और बेटा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इसके लिए क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट वाला ही ना सरफेस होता है। तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तभी ना कांस्टेंट रहेगा उसके परपेंडिकुलर में। नहीं समझे? क्लियर है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तभी बेटा क्या है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रह सकता है। अगर ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वेरी कर जाएगा ना इसके लॉन्ग। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हमेशा याद रखेंगे आप, 90 डिग्री होता है। क्लियर है ये चीज़, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट डाउन करिए इसको जल्दी से, ठीक है बेटा, नोट डाउन करिए जल्दी से। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन इज जीरो। ठीक है ना बेटा। होता क्या है कि अगर कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग अगर मूव करेगा, ठीक है ना बेटा, तो उसमें वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। चाहे एक्सटर्नल एजेंट की बात करूँ, चाहे वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, दोनों के कारण ही वर्क डन जीरो होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो डब्ल्यू बेटा एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा ई होता है, और डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल्टा ई होता है ना। तो इसमें आप देखोगे इसमें क्या आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू वी फाइनल माइनस, मान लो चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू वी इनिशियल ऐसे लिख सकते हो बेटा, है ना, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आप देखोगे जब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा होगा तो जो वी फाइनल और वी इनिशियल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इनिशियल जहाँ से स्टार्ट करेगा फाइनल जहाँ पे स्टार्ट करेगा होगा तो वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, और उन दोनों पॉइंट का
पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल यहाँ पे बेटा ये कितना आ जाएगा, डेल्टा यू जीरो आ जाएगा, इसलिए बॉगलैंड एक्सटर्नल एजेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है। इसका अर्थ देख लेता हूँ, इसमें क्या फ़र्क क्या है, इसमें ऐसे हो जाएगा ना, इस तरीके से माइनस पलट जाएगा, मतलब क्यू वी इनिशियल माइनस क्यू वी फाइनल हो जाएगा ना एक तरीके से। इसका भी डिफरेंस जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या होंगे, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे होंगे। क्लियर है। तो ये भी जीरो आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है तो उस पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर है। क्लियर है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। बेटा पॉइंट चार्ज के कारण कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होता है, स्फेरिकल। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने ये क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो मैं एक आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट मान लेता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताइए आर डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, के क्यू वाई आर होगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ फिक्स करके के क्यू वाई आर, के क्यू वाई हर जगह के क्यू वाई आर होगा बेटा, नहीं समझे। या फिर यहाँ मैं कहीं कहीं भी 3D में पॉइंट ले लें, नहीं समझे, समझ रहे हो ना। तो अगर हर पॉइंट ये जो मेरा टिप है हर जगह पॉइंट कर रहा है, हर जगह पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस है, नहीं समझे। और सब पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वाई आर होगा। तो ये एक स्पेयर फॉर्म नहीं करेगा आर रेडियस का, बोलो। ये जो पॉइंट का जो लोकस आएगा जहाँ का पोटेंशियल के क्यू वाई आर होगा वो एक स्पेयर नहीं फॉर्म करेगा, स्पेयर फॉर्म करेगा बेटा। क्लियर है। मतलब यहाँ पे भी उतना ही है आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे चारों तरफ है ना आर डिस्टेंस पे। क्लियर है। तो एक स्पेयर नहीं बनेगा, है ना। इस स्पेयर का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा। और वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्पेरिकल बनता है। कैसा बनता है बेटा, स्पेरिकल। क्लियर है। तो ये स्पेरिकल आएगा। क्लियर है। ये कैसा आएगा, स्पेरिकल। अगर रेडियस आर है, यहाँ का पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ये सर्कल जैसा ही होता है इक्वेशन, इसमें जेड और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका बेटा इसका एक तरह से मैं ऑरिजिन यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। कहाँ पे, जो सेंटर है इसका ऑरिजिन है। सेंटर किस पे है, ऑरिजिन पे, ठीक है ना। नहीं तो एक्स माइनस एक्स वन पुट करना पड़ेगा, वाई माइनस वाई वन है ना, जेड वन जनरल फॉर्म करने के लिए। क्लियर है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। कैसी होती है बेटा, स्पेरिकल होती है। क्लियर है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंड्रिकल। लॉन्ग लाइन चार्ज मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे होता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ऐसे होगा बेटा। तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे बेटा, है ना, इस तरीके से। तो इसका जो सरफेस आएगा कैसा बनेगा बेटा, सिलेंड्रिकल बनेगा ना। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैसा आएगा, सिलेंड्रिकल आएगा। और इसके परपेंडिकुलर बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। तो हमेशा याद रखना ड्यू टू लाइन चार्ज जो होता है, लॉन्ग लाइन चार्ज, उसके कारण हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आता है, सिलेंड्रिकल आता है बेटा। कैसा आता है, सिलेंड्रिकल आता है। क्लियर है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेनर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म की इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइन से बनाते हैं, ठीक है ना। तो फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे आएंगे, इस तरीके से, इक्वी स्पेस एंड यूनि डायरेक्शन, है ना बेटा। पैरेलल होंगी, पैरेलल इक्वी स्पेस, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप बनाओगे परपेंडिकुलर तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा, है ना, इस तरीके का बनेगा, बोलो, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा आएगा, ये आपका प्लेनर आएगा। कैसा आएगा, प्लेनर आएगा बेटा, है ना। ये क्या है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है बेटा। तो ये आप याद रखेंगे। ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्फेरिकल आता है, ड्यू टू लाइन चार्ज सिलेंड्रिकल आता है, एंड ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड क्या आता है बेटा, आपका प्लेनर आता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना बेटा। सो इतना ही था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, है ना। बाकी और भी होती हैं बहुत सारी, अगर बनाने चाहो बहुत सारी बना सकते हो ना, बट आप सोच सकते हो, ठीक है ना।
इतना ही हम लोग पढ़ाते हैं, बाकी आप जो भी नया आएगा आपको सोचना पड़ेगा, वो इनसे ही रिलेटेड होगा, ठीक है ना बेटा। तो इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें क्या किया है, एक बाई और ये एक एक्स, ठीक है ना। एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 10 वोल्ट की, और ये इक्विपोटेंशियल 20 वोल्ट की, और ये इक्विपोटेंशियल 30 वोल्ट की, और ये तीनों ही क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है, तो पक्का इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और वो कुछ कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, जो कि इन तीनों सब बेटा परपेंडिकुलर होगा एक तरीके से। क्लियर है, नहीं समझे, ठीक है ना। तो पूछ रहा है फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। मैंने आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड का फॉर्मूला बताया था, E = VV माइनस VA अपॉन L। ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था, ठीक है ना। और डायरेक्शन किधर से होता है, लोअर से हायर। हाँ बेटा, ये मैंने बना भी दिया बाय डिफ़ॉल्ट। एक्चुअली क्या है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बेटा, है ना। या तो आपका ऐसे इसी की डायरेक्शन होगा, तो इधर होगा या इधर होगा। इधर होने से क्या होगा कि इधर बेटा पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इधर नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है, क्योंकि इधर आपका डिक्रीज कर रहा है ना, 30, 20, 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। क्लियर है। एल मैं ये मान लेता हूँ बेटा, ठीक है। और बी पॉइंट मैं ये मान लेता हूँ, सॉरी बी पॉइंट ये मान लेता बेटा। यहाँ पे ए था, ठीक है, ये ए था, ठीक है, ये ए था। इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ और इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ये मेरा फार्मूला था कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका हायर था, इसका लोअर था। तो इसमें हायर पॉइंट ये होगा, लोअर पॉइंट ये होगा। क्लियर है। तो अगर मैं एल की बात करूँ तो ये 20 है, ये 10 है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 10 होगा। 10 cos 30, 10 sin 30 इधर आएगा बेटा। तो ये जो होगा कितना आएगा, 10 sin 30 आएगा। क्लियर है। बीवी की पोटेंशियल बेटा यहाँ पे कितना होगा, बीवी जो होगा वो आपका 10 वोल्ट होगा, और जो वीए होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा कितना, वी ए माइनस वी वी अपॉन एल होगा। बेटा वी ए कितना हो जाएगा आपका 20, है ना, माइनस कितना 10 अपॉन 10 साइन 30। क्लियर है। तो हो जाएगा 10 अपॉन कितना बेटा, 10 इंटू हाफ 5, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 बेटा आ जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा 2 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आएगा आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के बेटा आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ डायरेक्ट मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। गॉस लॉ भी आपका 1 या 1.5 लेक्चर के बाद स्टार्ट होगा बेटा। इसका मैं कुछ मैथमेटिक्स डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक है ना। तो आप ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ मैथमेटिक्स इसका गॉस लॉ का, वो आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे ही नॉर्मल गॉस लॉ यूज़ करोगे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स में सॉलिड एंगल वगैरह पढ़ाऊँगा उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो बहुत ही जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें यूज होता है बेटा, ठीक है ना। उसकी हेल्प जब आपको उसका अच्छे से नॉलेज होगा तभी आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स वो आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर है। बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी मैं भी बताऊँगा जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। बाहर अगर आप ढूंढोगे बुक्स में भी, है ना, बुक्स में मिलेगी, मतलब बहुत कोई रेयर बुक में रहता है जो अच्छी बुक्स रहती हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप अदर डोमेन में देखोगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत ही यूनिक आपको लगेंगी, ठीक है ना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड एंगल। हाँ, क्या स्टार्ट करेंगे, सॉलिड एंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। अभी तक आप जो भी पढ़ते आए हो वो प्लेन एंगल पढ़ते आए हो। क्या पढ़ते आए हो, प्लेन एंगल। जैसे मैं बोलूँ कि बेटा ये एक लाइन है और ये लाइन है, तो एक ही प्लेन में 2 लाइन, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये आपका होता है क्या, प्लेन एंगल होता है। क्या होता है, ये जो आपका है ये क्या है, प्लेन एंगल है, ठीक है ना। आपने यही पढ़ा होगा कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है ना बेटा, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनकी डायमेंशन नहीं होती बट क्या होता है, यूनिट होता है। क्लियर है। ये तो आपका प्लेन एंगल हो गया। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूँ तो सॉलिड एंगल क्या है, जैसे मान लो यही मेरा एक बोर्ड है। क्या है, एक बोर्ड है। बोर्ड पे मैंने इसमें कुछ मैंने इसमें ऐसे फिक्स कर रखा हुआ है, कील टाइप के गाड़ा हुआ है इसमें बहुत सारा, ठीक है ना। कील ऐसे मैंने ऐसे गाड़ा हुआ है ना। हर कील में धागा बांध रहा हूँ। क्या बांध रहा हूँ, एक धागा बांध रहा हूँ सभी में। धागा बांध के बेटा जब मैं ऐसे इकट्ठा करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे पकड़ के आएगा एक पॉइंट पे कुछ, और यहाँ पे कैसे होंगे, ऐसे ऐसे करके सब धागे होंगे, नहीं समझे। तो आप देखोगे जो यहाँ पे जब सारे धागे ऐसे कलेक्ट करके सारे पॉइंट ऐसे यहाँ पकड़ोगे तो यहाँ पे कुछ सॉलिड टाइप का बनेगा, कुछ सॉलिड टाइप का बनेगा, नहीं समझे। क्लियर है।
सॉलिड टाइप का बनेगा, वो आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। बेटा प्लेन एंगल की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई होती है। कितनी होती है, 2 पाई होती है। बट सॉलिड एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बोले तो ऐसा पूरा है ना, वो 4 पाई होती है। क्या होती है, 4 पाई। क्या होती है, 4 पाई। क्लियर है। कितना, जैसे मान लो कोई स्पेयर है, क्या है, कोई स्पेयर है, स्पेयर के अंदर सब जो इंटरनल सरफेस उसके पॉइंट पे अगर मैं सब में धागा बांधूंगा, धागा बांध के उसको बेटा अगर सेंटर पकड़ूंगा तो चारों तरफ से धागे आएंगे, पूरा आएगा एंगल बेटा। तो उस पर कितना बनेगा सेंटर पे, 4 पाई बनेगा। कितना बनेगा, बनेगा 4 पाई। मैक्सिमम बेटा कितना बन सकता है सॉलिड एंगल, 4 पाई। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत आपको फील आया होगा कि सॉलिड एंगल कैसा होता है। क्लियर है, ठीक है ना। अब हम इसके मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि हम कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन होता है ना, ये सारी चीज़ें। क्लियर है। सो इसको आप जल्दी से वैसे कुछ लिखना नहीं है, हम लोग बताते हैं अब सॉलिड एंगल। ठीक है ना। तो बेटा हम लोग अब सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। ऐसे मैंने ये फिगर दिखा दिया ना नॉर्मल टाइप का कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है बेटा, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है ना। अगर ये डिफाइन कैसे होता है मैथमेटिकली, मान लो ये एक ds एरिया है। क्या है, एक ये आपका ऐसे मान लो ये आपका ds एरिया। क्या है, ds एरिया है। ठीक है ना। और ये एक पी पॉइंट है। क्या है, पी पॉइंट है। क्लियर है। ये जो है एरिया के परपेंडिकुलर है। क्या है, ये एरिया अगर बेटा ऐसे होगा ऐसे करके, तो एरिया परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये एरिया परपेंडिकुलर एन कैप में बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, एन कैप। ठीक है। और ये आर है एक तरीके से। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये आर है, तो बेटा इधर ही आर वेक्टर है। क्लियर है। इनके बीच का एंगल थीटा है। क्लियर है। तो बेटा होता क्या है इस केस में, एरिया इधर है बेटा एन कैप, ये जो होता है ये एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया, है ना। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया। अब आप बोलोगे सर अगर एरिया का यूनिट वेक्टर है तो एरिया आप वेक्टर मान रहे हैं, है ना, जो कि वेक्टर नहीं होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग एरिया को क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। और एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेते हैं। जैसे मान लो यही फेस है तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ये आएगा। क्लियर है। एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, उस एरिया के परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लो ये है तो इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। जनरली हम आउटवर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, आउटवर्ड। ठीक है ना। डायरेक्शन जनरली क्या लेते हैं, आउटवर्ड। अगर कोई क्लोज बॉडी है, जैसे मान लो यही मेरा रूम है, जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूँ, तो इधर वाला जो फेस है ना, तो उसका जो एरिया वेक्टर लूँगा, एक तो इधर भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो जनरली हम आउटवर्ड वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं, आउटवर्ड। जो अगर कोई क्लोज बॉडी है तो एरिया वेक्टर मैं किधर लेता हूँ, आउटवर्ड वाला, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, ये लेंगे। क्लियर है। तो बेटा जो इसका डिफाइन होता है वो ऐसे डिफाइन होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा वो डी ओमेगा बन रहा होगा। डी ओमेगा क्यों बेटा, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है। तो वो ऐसे डिफाइन होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से, नहीं समझे कैसे बेटा डिफाइन होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो ये डी एस वैक्टर है बेटा, डी एस जो एरिया होगा उसका इधर कंपोनेंट कितना आया है वो ऊपर रखते हैं अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे आपका सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। क्लियर है। इसको आप याद रखेंगे, इस तरीके से आपका सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। ठीक है ना बेटा। ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एरिया का। ठीक है। अगर इसका डी एस एरिया है, क्लियर है, तो इधर कितना एरिया होगा, इसको आप ऐसे लिखते हो डी एस एन कैप, है ना, इस तरीके से। क्लियर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। इसमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, आप इसको लिख लो। ठीक है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि 12th लेवल पे आपको मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ इसका। ठीक है ना। इतना ही आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अगर एरिया वेक्टर है, एंगल पे है आर से, तो ऐसे डिफाइन हो जाता है। क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बेटा हम लोग उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई स्पेयर एट द सेंटर, है ना। क्लियर है। तो बेटा अभी तक मैंने फार्मूला ये पढ़ा है, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। जो थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। जो थीटा होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड आर वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड आर वेक्टर। क्लियर है बेटा। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आपको ये पता है। ठीक है ना।
इसमें मान लेता हूँ ये स्पेयर है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है मान लो कैपिटल आर, क्या है कैपिटल आर, ठीक है बेटा। एक आप क्या करो, यहाँ पे एक ds एलिमेंट लो, क्या लो, एक ds एलिमेंट लो, तो इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर किधर होगा, इधर होगा बेटा, क्लियर है। और इधर ये r वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा ना r वेक्टर, क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं, अगर इसमें ये फार्मूला लगाऊं मैं d ओमेगा इक्वल टू ds है ना r स्क्वायर, बेटा कॉस यहाँ थीटा कितना आएगा, थीटा यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जिधर r वेक्टर होगा उधर ही ds वेक्टर होगा, रेडियली आउटवर्ड है ना, परपेंडिकुलर होगा ना एक तरीके से बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो d ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, d ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा बेटा ds अपॉन, यहाँ बेटा r स्क्वायर की जगह कैपिटल R लिख लो, है ना, कि तो यहाँ से हो जाएगा ds अपॉन r स्क्वायर, क्लियर है बेटा। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड होगा सेंटर पे वो आएगा, ठीक है ना। मतलब हर एलिमेंट को आप इंटीग्रेट कर दोगे, छोटे छोटे एलिमेंट का कितना बन रहा है सबका अगर सम कर लोगे आप, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है, तो आपका नेट निकल आएगा सेंटर पे बेटा, ठीक है ना। तो देखो r जो 1/r स्क्वायर है वो बेटा कॉन्स्टेंट है ना, उसको बाहर ले लो आप, क्लियर है। ds मतलब है टोटल एरिया ऑफ सरफेस, है ना, टोटल एरिया सरफेस आएगा बेटा ds का इंटीग्रेशन। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr स्क्वायर होगा बेटा, तो हो जाएगा 4πr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कितना जाएगा 4π हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हम लोग अभी स्टार्टिंग डिस्कस किए थे कि कोई भी अगर स्पेयर है तो उसके सेंटर पर अगर आप सॉलिड एंगल देखोगे तो चारों तरफ से आएगा बेटा पूरा फुल, तो कितना बनेगा, वो मैक्सिमम कितना होता है 4π होता है, तो 4π के बराबर आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इसको पॉइंट में क्या आएगा 4π आएगा, क्या आएगा 4π आएगा, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद जो है वो एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट बताना, ठीक है ना। उस कंसेप्ट को आप सोचोगे, समझोगे और सीखोगे और वो याद रखोगे, वो हमेशा हर जगह यूज होगा बेटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, बट इसके थ्रू हम बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है ना। पहले आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है ना बेटा। मैंने ये बोला, प्रूव किया कि जो एक स्पेयर है इसके एक सेंटर पे इसके द्वारा कितना एंगल सब्टेंड होगा, सॉलिड एंगल 4π, ठीक है ना। कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर आप ये पॉइंट की जगह, इस पॉइंट की जगह इधर कोई पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है ना, तो आप ऐसे से कनेक्ट करोगे, नहीं समझे, चारों तरफ से, क्लियर है। तो पूरा चारों तरफ से बेटा घेरेगा ना पॉइंट, नहीं समझे, पॉइंट की चारों तरफ से ना वायर होंगे, तो पूरा जिस तरह से यहाँ पे ऐसे सराउंड था पॉइंट वायर से, धागे से, वैसे यहाँ पे भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 4π बन रहा तो यहाँ पे भी 4π बनेगा। मतलब स्पेयर के अंदर कोई भी पॉइंट आप पकड़ोगे, स्पेयर के अंदर कोई भी अगर आप पॉइंट पकड़ोगे तो उस पॉइंट पे स्पेयर के कारण 4π सॉलिड एंगल बनेगा। ये फील आया आपको, फील आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। मोर जनरलाइज अगर मैं बोलूँ तो बेटा कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस का मतलब ये नहीं कि ऐसे सर्कल, ये सर्कल सरफेस नहीं है, क्लोज सरफेस मतलब चारों तरफ से, है ना, हॉलो स्फीयर की तरह क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस बॉडी है, कोई भी अगर क्लोज सरफेस बॉडी है तो उसके इंटरनल पॉइंट पे, उसके किसी इनसाइड पॉइंट पे उस बॉडी द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है वो हमेशा 4π बनता है। कितना बनता है 4π। ये सब लोग याद रखेंगे कि कैसा भी शेप हो उसका, बाहर चाहे उल्टा सीधा शेप हो, परफेक्ट हो चाहे ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। अगर ऐसे कोई क्लोज सरफेस है इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये अगेन रिंग नहीं है, ये वायर नहीं है, ये क्या है, सरफेस है। तब भी अगर आप किसी पॉइंट पे पकड़ोगे तो हमेशा क्या बनेगा 4π ही बनेगा सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ये है कि कोई भी क्लोज बॉडी के अंदर अगर आप कोई पॉइंट लोगे तो उस बॉडी के द्वारा जो सॉलिड एंगल बनता है उस पॉइंट पे वो 4π बनता है। ये हमेशा आप याद रखोगे, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि मान लो कोई मैं बाहर पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना। अंदर पॉइंट की बात हो गई, अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो सॉलिड एंगल 4π बनेगा। बाहर अगर मान लो कोई पॉइंट मैं लेता हूँ, ठीक है बेटा, ये ds होगा, ये ds होंगे छोटे छोटे, बोलो मैं ds बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसका एरिया बेटा आउटवर्ड मैंने बोला था, आउटवर्ड लेना ना। अगर कोई क्लोज बॉडी है तो उसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होना चाहिए, अंदर नहीं ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इधर इसका ds वेक्टर होगा, इधर इसका ds वेक्टर होगा, इसका इधर ds वेक्टर होगा, इसका इधर ds वेक्टर होगा, इसका इधर ds वेक्टर होगा बेटा, इसका इधर ds वेक्टर होगा,
इसका इधर ds वेक्टर होगा, इसका इधर ds वेक्टर होगा, इसका इधर ds वेक्टर होगा, है ना। इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं ये पॉइंट कनेक्ट करूँ, ये R1 है ना, सबसे डिस्टेंस क्या हुआ, अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे d⍵1 लिखूँ इस एलिमेंट का, तो क्या लिखूँगा मैं, सिंपल लिखूँगा ds/R1², है ना बेटा। और कॉस कितना लिखूँगा, एक तरह से मान लो पैरेलल है, एंटी पैरेलल 180, ठीक है ना। यहाँ पर रखोगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर जितने भी एलिमेंट आप ऐसे मैच करोगे तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 से बड़ा बनेगा ना बेटा, नहीं समझे, क्या बनेगा, 90 से बड़ा बनेगा ds और r के बीच में। तो मेरे कहने का मतलब है इनके एलिमेंट के द्वारा जितना भी यहाँ पे सॉलिड एंगल बनेगा, अगर मैं इधर वाले का बात करूँ तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा निगेटिव, क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इधर की बात करूँ तो बेटा 90 से छोटा एंगल होगा, पॉजिटिव बनेगा, नहीं समझे। तो अगर आप नेट देखोगे तो हमेशा क्या आता है, 0 आएगा, क्योंकि इधर के कारण तो निगेटिव सॉलिड एंगल बनेगा और इधर के कारण क्या बनेगा, पॉजिटिव सॉलिड एंगल बनेगा। क्लियर है। तो जो टोटल सम आएगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस बॉडी है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस बॉडी है ना, क्लोज सरफेस का मतलब समझ आ रहा है ना, उसके इनसाइड पॉइंट पे तो अगर कोई भी इनसाइड पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट पे उस बॉडी के द्वारा कितना बनेगा सॉलिड एंगल, 4π। अगर आप आउटसाइड कोई भी पॉइंट लोगे तो हमेशा सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0। ये याद रखिएगा आप। ये कॉन्सेप्ट बेटा, 2 कॉन्सेप्ट हैं कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, क्लोज सरफेस बॉडी है, तो उसके इनसाइड पॉइंट पे हमेशा सॉलिड एंगल 4π बनता है और आउटसाइड में 0 बनता है। ये हमेशा आप याद रखोगे बेटा, ठीक है ना। क्लियर है। मैं लिख देता हूँ फाइनल स्टेटमेंट, आप लोग लिख लीजिए और उसको याद रखेंगे। गॉट इट, ठीक है ना बेटा। इसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं फाइनली स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूँ। तो बेटा ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट की। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई एनी शेप ऑफ, है ना, कोई सी भी शेप का, एनी शेप ऑफ क्लोज सरफेस बॉडी, है ना, किसी भी शेप का हो बट सरफेस क्या होना चाहिए, उसका क्लोज होना चाहिए, है ना। एट एन इंटरनल पॉइंट इज 4π, है ना। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई एनी शेप ऑफ क्लोज सरफेस बॉडी एट एन इंटरनल पॉइंट इज 4π बट एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज 0, ठीक है ना बेटा। ये बेटा याद रखेंगे, बहुत ही हेल्प करेगा, ये बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट होता है उसी से लोग सॉल्व कर लेते हैं 12th तक, है ना। पर जब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तो मुझे सॉलिड एंगल का रिक्वायरमेंट होता है। मैं आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, है ना। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अगर हम नॉर्मल गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, समझ में भी नहीं आएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना बेटा। तो इसको आप जल्दी से लिखे, हम लोग कुछ और पढ़ते हैं बेटा, है ना। इसको जल्दी से लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा मैंने क्लोज्ड सरफेस बॉडी के कारण मैंने पढ़ लिया, है ना, कि अंदर पॉइंट होगा तो 4π, बाहर होगा तो 0 होगा, ठीक है ना। अगर कोई क्लोज बॉडी नहीं है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबका नहीं बता रहा हूँ, कुछ का बता रहा हूँ, आपको वो याद रखना है, उसका मैं डेरिवेशन नहीं बताऊँगा। बेटा ये डिस्क है, क्या है, एक ऐसे डिस्क है मान लो, है ना, ये ऐसे डिस्क है इस तरीके से r रेडियस का, और x डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है, क्या p पॉइंट है, तो इस पे इसके द्वारा कुछ यहाँ पे सॉलिड एंगल बनेगा। ये तो पक्की बात मुझे कि 4π तो नहीं बनेगा, और ऐसा भी नहीं कि 0 बने, ठीक है ना, कुछ बीच का बनेगा। क्लियर है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला जो आता है वो आता है 2π × 1 - cos अल्फ़ा। जो अल्फ़ा होता है वो एंगल होता है ये वाला बेटा, है ना। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की बात करूँ, cos अल्फ़ा की बात करूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तो अंडर रूट क्या आएगा, x² + r² आएगा, है ना। अगर मैं cos अल्फ़ा की बात करूँ तो इसमें cos अल्फ़ा आएगा, क्या, cos अल्फ़ा आ जाएगा आपका x/√x² + r², ये आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला एंगल होता है। तो कभी भी बेटा आपका डिस्क टाइप का दिया है तो उसके लिए हम p पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो मैं नेक्स्ट केस बोल रहा हूँ। अगर मान लो मैं एक इन्फानाइट प्लेन बना दूँ, क्या बना दूँ, एक मैं इन्फानाइट प्लेन बना दूँ, ठीक है, एक इन्फानाइट प्लेन बना दूँ। ये क्या है, एक इन्फानाइट प्लेन है, क्या है, इन्फानाइट प्लेन है, और यहाँ से x डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है। तो उसके द्वारा इस इन्फानाइट प्लेन के कारण इस p पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो आप निकाल सकते हो। हाँ बेटा निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। अगर मैं r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, अगर मैं r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूँ, अगर मैं इन्फिनिटी कर दूँ, तो बेटा ये जो डिस्क है ये आपका प्लेन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे प्लेन के कारण निकालना है तो मुझे क्या ले लेना है, r इन्फिनिटी ले लूँगा। जैसे बेटा r इन्फिनिटी लूँगा तो x तो आपका फाइनाइट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो cos अल्फ़ा होगा वो आपका टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो जो
यहाँ पे ओमेगा पी आएगा, वो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 पाई के बराबर आएगा। नहीं समझे? तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई इन्फानाइट प्लेन है, क्या है, कोई अगर इन्फानाइट प्लेन है, कोई एक इन्फानाइट प्लेन है बेटा, तो उसके किसी भी पी पॉइंट पे बाहर, है ना, कितनी भी डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस का फंक्शन ही नहीं आ रहा है, हमेशा कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। याद रखेंगे सब लोग, ठीक है बेटा? तो हमारी यही रिजल्ट है बेटा, ये याद रखेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? सो इस लेक्चर में मैंने सॉलिड एंगल के बारे में बताया, मैक्सिमम पूरा सॉलिड एंगल के बारे में ही बताया मैंने, ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में फील लेना है तो आप SC वर्मा में जो गॉस लॉ है उसका स्टार्टिंग का पढ़ सकते हो, उसमें वर्मा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है आपको, ठीक है ना? तो अगर आपको फील लेना है तो आप SC वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उसका स्टार्टिंग में सॉलिड एंगल के बारे में वर्मा जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना? हमने इतना डिटेल में नहीं बताया, फिर भी बहुत कोशिश की, बट उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है ना? आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना चाहिए वहाँ से, ठीक है? मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ो वहाँ से, ठीक है ना? आपको और अच्छी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है बेटा? क्लियर है? सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। सो थैंक यू।